नमस्कार, मैं हूं सोनू सूद और भारत के अकेले गुड न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। गुड न्यूज ऐसा अनोखा चैनल है जो देश को अच्छा बनाने वाली खबरें दिखाता है। हम आपको भीतर एक गुड की बहुत मात्रा बढ़ाना चाहते हैं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा शुभ करें। आज मैं आपको श्रवण कुमार की याद दिलाऊंगा। बिना स्वार्थ के सेवा करना, खुद से ज्यादा दूसरों की इच्छा का महत्व रखना, अपनी जिंदगी में अपना नुकसान करके भी दूसरों को फायदा पहुंचाना, किसी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाना, ऐसी भावनाओं को बहुत कमाल और रेयर कॉम्बिनेशन जो है वो सिर्फ श्रवण कुमार के अंदर हमने बचपन में सुना था। राजा दशरथ के साथ जुड़ी ये कहानियां तो भारत में सबको पता है, लेकिन 21वीं शताब्दी में क्या श्रवण कुमार होते हैं, आज हम आपको बताएंगे। चलिए देखते हैं। दोस्तों के प्रति इतना समर्पण कि आदमी अपनी लाभ हानि भूल जाए, बहुत कम देखने को मिलता है। जबकि जब हमने समाज की रचना की तो शर्त यही थी कि पीर पराई जाने रहे। लेकिन धीरे धीरे हम अपनी पीर में इतना डूब गए कि दूसरों ने दिखना ही बंद कर दिया। लेकिन हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग हैं हमेशा जो श्रवणगिरी का साथ पकड़े रखते हैं। उनके अंदर जो मानवीय मूल्य हैं वो इतने बड़े हैं कि ये हमें याद दिलाते रहते हैं कि ऐसा कमाल का काम करते रहिए। देखते हैं। वृद्धावस्था एक वो दौर होता है जब हमारे घर के बुजुर्ग एक बार फिर बचपन की ओर अग्रसर होते हैं। बचपन में तमाम छोटी बड़ी चीजें जो हम करते आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वृद्धावस्था में एक बार फिर दोहराई जाती है। लेकिन परिस्थितियों के कारण यहाँ पर किरदार बदल जाते हैं और उनके बच्चे अपने माता पिता बन जाते हैं और उनका ख्याल रखते हैं। तो आज हम आपको मिलवाने वाले हैं अनीता और राकेश से, जिन्होंने अपने माता पिता के लिए अपने किरदार बदल लिए हैं। आइए जानते हैं क्या है उनकी कहानी। अनीता है, हम दिल्ली में रहते हैं। आई एम इन माई लेट 40s। आई वर्क विद द प्राइवेट सेक्टर कंपनी एंड मेरे पेरेंट्स नासिक में रहते थे फॉर मोर देन 25 years एंड इंडिपेंडेंट रहते थे, जस्ट द टू ऑफ देम। मेरी माँ 71 years की है और मेरे डैडी 77 years के हैं। तो आज तक तो वो काफ़ी इंडिपेंडेंट थे, घर के सारे काम वो लोग कर लेते थे, अपना बंगला मैनेज कर लेते थे। पर अब जो हेल्थ इश्यूज क्रॉप अप हो गए हैं तो लगने लगा कि अब डिफ़िकल्ट है उनके लिए घर भी मैनेज करना, खुद की हेल्थ को भी मैनेज करना। और हम तीनों भाई बहन दो बॉम्बे में रहते हैं, मैं यहाँ रहती हूँ। तो नौकरी के साथ साथ हम लोगों के लिए वहाँ पे जाके विजिट करना भी मुश्किल है। प्लस हम फ़ोन पे जब उनसे बात करते हैं तो वो कभी कोई बात बताते नहीं थे। अगर हेल्थ इश्यूज हैं भी तो कहते थे हाँ सब कुछ ठीक है। बात ना दबी दबी सी रहती थी, तो उनका हेल्थ केयर नहीं हो पा रहा था। इसीलिए हमको लगा कि हमारे साथ अगर रहेंगे तो हम उनको देख पाएंगे और छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स क्रॉप अप हो रहे हैं उसको हम एड्रेस कर पाएंगे। सो एक्चुअली इन लॉज भी जम्मू में रहते थे और 1 साल पहले हमने उनके बारे में भी सोचा कि उनकी भी उम्र हो चुकी है, 75+ है वो, तो उनको भी अटेंशन की जरूरत है, उनकी भी डेली नीड्स हैं जिनकी। वो 1 साल पहले हमने यहाँ पे शिफ्ट किया था, तो हमारे पास में ही वो लोग रहते हैं। एंड मतलब घर दोनों के अलग अलग हैं, दोनों के पास इंडिपेंडेंस है लेकिन फिर भी साथ में है। सो आए दिन मिलते रहते हैं, हर रोज मिलते भी रहते हैं, जब कोई जरूरत होती है तो साथ में होते हैं, फेस्टिवल साथ में मनाते हैं। तो इट्स अ गुड
हेल्दी रिलेशनशिप जो हमारी है, एंड दे नो कि हम उनके साथ हैं जब भी कोई हेल्थ इशू होगा या कोई और इशू होगा। तो मेरे माँ बाप ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है, पढ़ाया लिखाया है, इंडिपेंडेंट बनाया है। तो आज मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। सो मेरे मन में तो ये कभी सवाल नहीं आएगा कि मैं उनको अटेंड करूँ या ना करूँ। मैं हमेशा चाहूंगी कि मैं उनकी हर देखभाल का ख्याल रखूं टू द एक्सटेंट दैट इट इज पॉसिबल। हाँ, ये सवाल मेरे हस्बैंड के मन में आ सकता है, यह सवाल मेरे इन लॉज के मन में आ सकता है कि लड़की का काम नहीं है ये सब, उसको नहीं करना चाहिए। बट यू कैन सी माई हस्बैंड इज एक्सट्रीमली कोऑपरेटिव। इनफैक्ट वो मेरे से ज्यादा मेरे माँ बाप का ख्याल रखते हैं। सो इट्स अ नॉन इशू एज फार एज ही इज कंसर्न। तो ये उनका बड़प्पन है, आई वुड से। एंड इवन मेरे इन लॉज वो ये नहीं सोचते कि हम लड़के वाले हैं या ये लड़की वाले हैं, वो भी मेरे माँ बाप का उतना ही ख्याल रख रहे हैं जितना कि हम सब रख रहे हैं। सो दे आर वेरी वेरी इवॉल्व्ड, आई मस्ट से। नहीं, ऐसा थॉट कभी आया नहीं। तो दैट वेज माय पेरेंट्स आर आल्सो इवॉल्व्ड, उनका आपस में भी रिलेशंस अच्छे हैं। और इरेस्पेक्टिव ऑफ दैट, मतलब वो क्राइटेरिया कभी मेरे ख्याल से होना नहीं चाहिए। बिकॉज व्हेन यू गेट वेडिड, यू गेट इट वेडिड टू अ फैमिली। उसमें ये नहीं है कि मेरे पेरेंट्स, इसके पेरेंट्स, उसके, ये डिफरेंशिएशन हम दोनों में नहीं रहा है कभी। यहाँ पर अगर कुछ अटेंशन की जरूरत है या कुछ करने की जरूरत है तो वो जरूरत है, उसमें से कोई देयर इज नो एस्केपिंग दैट। एंड एक्चुअली मुझे लगता है कि एस्केप तो अलग चीज है, इट्स अ ड्यूटी, वी आर ड्यूटी बाउंड। और अगर एक स्टेप में और आगे चला जाऊं तो ये है कि मैं ये मानता हूं कि गॉड हैज गिवन अस अ अपॉर्चुनिटी टू सर्व, वी हैव टू एक्ट एंड फील रिस्पॉन्सिबल। इसमें कोई ये नहीं है, दो राहें नहीं है। और इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं है कि मेरे पेरेंट्स हैं या वाइफ के पेरेंट्स हैं, ये थॉट होना नहीं चाहिए। मैं बहुत खुशनसीब हूँ ऐसा दामाद मेरा। इस जन्म तो क्या, हर जन्म भगवान को उसके भलाई के लिए प्रार्थना करूंगा। समय तो बहुत अच्छा बीत रहा है, लेकिन जैसे कि पहले ही आपको बताया है, अच्छा नहीं लगता है मेरे को उनको तकलीफ देना। आधी आधी रात को अस्पताल लेके जा रहे हैं, हर चीजें वही देखते हैं। अभी ये बीमारी का प्रॉब्लम तो अभी हुआ, दिल्ली आने से पहले अनुनासिक आई थी तो डॉक्टर का कहना था कि भाई ये ऑपरेशन जो है फिर से करना पड़ेगा। तो मैं तैयार नहीं था, मेरे को नहीं कराना है। फिर दिल्ली में वो लेके गई मेरे को, एस्कॉर्ट में हेगड़े साहब से मिलवाया। उनसे बात करने के बाद तो मेरे को करवाना है। बहुत ही अच्छे से किया उन्होंने, लेकिन मेरा बैड लक एक चीज से दूसरी चीज, दूसरी चीज से तीसरी चीज से कॉम्प्लिकेशन होते गए। और इसमें एक चीज और ऐड कीजिए, मेरे खुशनसीब बहुत ही कम हो गए। मेरे समझी भी बहुत अच्छे रहे हैं। इस वक्त जो है पंडिता साहब बहुत ख्याल रखते हैं। मैं तो फिजिकली सह लेता हूँ, भाग दौड़ वाली जिंदगी में इनकी अपनी नौकरी, घर संभालना, हर चीज संभालना, इतना ध्यान रखते हैं मेरा। बच्चों का कहना था कि तुम लोग हमारी तरह हो। हमारी इच्छा कम, मेरी इच्छा कम थी, क्योंकि लड़की के घर जाना समाज अच्छा नहीं मानता है। तो वो सोच के बहुत सोचा हम दोनों ने, फिर आखिर हमको इधर आना ही पड़ा। तो इधर हमको बहुत सुख इन्होंने दिया। बहुत ज्यादा हर चीज का। एक होती है मतलब हेल्प करने की, एक होती है स्वतंत्रता। लेडीज को स्वतंत्रता चाहिए होती है कि जब भी मूड हो खाओ, जब मूड हो ये करो। हमको इधर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, दोनों को नहीं है। इसलिए भगवान को बोलते हैं कि हमेशा सबको खुश रखे।
हमेशा खुश रहे दोनों, एक दोनों। और इन्होंने जितना किया है, भगवान उनको खुश रखे सबको। ओल्ड एज होम वॉज नेवर एन ऑप्शन। ये कभी भी दिमाग में आया नहीं। इनफैक्ट और हमारे जो फ्रेंड्स भी हैं, बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स हैं, वो लोग भी अपने पेरेंट्स का ख्याल रख रहे हैं। पेरेंट्स चाहे उनके साथ रह रहे हो या उनके बगल वाले घर में रह रहे हो, बट हमारे फ्रेंड सर्कल में ये बहुत कॉमन बात है। तो हम लोग कोई फर्स्ट लोग नहीं है जो अपने पेरेंट्स का ख्याल रख रहे हैं। इंसान के ना अपने लिमिटेशंस होते हैं या उनके अपने प्रॉब्लम्स होते हैं, तो कोई अगर ओल्ड एज होम में भेज रहा है तो इट इज़ नॉट फेयर ऑन मी टू कमेंट कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। बट यस, हर एक इंसान अपनी तरफ से जितना कर सकता है वो करने की कोशिश करता है। हम भी वही कर रहे हैं जो हमारे से हो रहा है। होगा कुछ और लोग होंगे जो और ज्यादा ख्याल रखते हैं अपने पेरेंट्स का। तो हर एक अपनी अपनी लिमिटेशंस में जो कर पा रहा है वो कर रहा है। पर हाँ, श्रवण कुमार तो नहीं है, अपनी तरफ से जितना कर सकते हैं अब तक कर रहे हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से इस परिवार का हर एक सदस्य अपने किरदार को कितने बखूबी निभा रहा है। राकेश और अनीता अपने दोनों ही माता पिता का ठीक उसी तरह से ख्याल रख रहे हैं जिस तरह से उनके बचपन में उनके अपने माता पिता ने उनका ख्याल रखा था, और इस बात को साबित कर रहे हैं कि माता पिता हमारी जिम्मेदारी नहीं होते बल्कि हमारी जिंदगी का अभिन्न हिस्सा और अंग होते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमेंद्र के साथ गुड न्यूज टुडे के लिए तेजश्री पुरंदरे। दिल्ली में एक बेटा है जिसका नाम है विनीत। इन्होंने अपने माता पिता की सेवा करने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। कोई पारिवारिक सुख की कुर्बानी देता है तो कहीं ना कहीं समाज उसे मूल्य की याद दिलाता है, जो श्रवण कुमार ने हमें दिया है। देखते हैं। पिता के या मां के पैर दबाने की तस्वीर दुर्लभ नहीं है। हाँ, हालात थोड़े अलग हैं। विनीत रूटीन में ये काम करते हैं। मां पिता की ये सेवा उनकी आदत में शुमार है। आदत इसलिए कि मां बाप को कोई तकलीफ ना हो। दिल्ली के शालीमार बाग में रहने वाले विनीत मां बाप की सेवा के लिए किसी पर निर्भर नहीं है। सारे काम वो खुद करते हैं। माता पिता की उम्र 80 साल से ज्यादा है। ज्यादातर कामों के लिए विनीत के माँ बाप उन पर निर्भर रहते हैं। मतलब पापा को 2015 में हार्ट की प्रॉब्लम हुई थी, तो उसमें हमने एडमिट कराया था। तो उसमें बाईपास हुई थी इनकी। उसके थोड़े टाइम बाद वो रिकवर हुए, तो फिर उसके बाद इनको डिस्क की प्रॉब्लम हुई थी। तो उससे डिस्क की सर्जरी हुई उनकी 1.5-2 साल बाद। जब से थोड़ी सी वीकनेस उनकी लेग्स में आ गई थी, तो चलने फिरने में थोड़ी दिक्कत हो गई। तो इसका उनको वॉकर का, स्टिक का सहारा लेना पड़ता है। विनीत के पिता यशपाल मोंगिया के 3 ऑपरेशन हो चुके हैं। इसमें हार्ट सर्जरी जैसा ऑपरेशन भी है। इसके अलावा 2 स्पाइनल सर्जरी हो चुकी है। सिर्फ पिता ही नहीं बल्कि मां के भी जोड़ों में दर्द बना रहता है, जिसकी वजह से विनीत के माता पिता ज्यादा चल फिर नहीं सकते। इन दोनों को चलने के लिए सहारा चाहिए होता है। माता पिता की सेवा विनीत ने खुद चुनी है। पेशे से आढ़ती विनीत रोज 2 से 3 हजार रुपए कमाते रहे। महीने के करीब लाख रुपए आते रहे। वक्त ने विनीत के लिए दोहरी चुनौती पेश की। विनीत ने माँ बाप को प्राथमिकता दी। दवा खिलाने, वॉशरूम ले जाने से लेकर चप्पल पहनाने तक सारे काम वो खुद ही करना पसंद करते हैं। कारोबार होते हुए भी विनीत अपना ज्यादातर समय माँ बाप के साथ गुजारना पसंद करते हैं। डॉक्टरों की सलाह पर अमल करते हुए विनीत दिन में 3 से 4 बार पिता को वॉक कराते हैं। विनीत के पिता यशपाल भी बेटे की इस सेवा को समझ रहे हैं। उन्हें लगता है कि समाज भले ही बदल रहा हो, पर संस्कारों ने अपनी ताकत बचा रखी है। पच्चीस साल हो गए हमारे लड़के की शादी को। बहू लोगों में हम देखते हैं कि भाई सास बहू के तो झगड़े होते हैं। मैंने आज तक कभी गुस्सा नहीं किया, वो कभी मेरे सामने नहीं आई बोलने के लिए साहब।
तो घर का माहौल जैसा वातावरण हमने देखा वही वातावरण आगे बच्चे देख रहे हैं, आगे भी चलेगा। ठीक है, तो इस युग में आज सेवा कर लो, कल करवा लो। विनीत के पिता ही नहीं, माँ भी जानती हैं कि बुढ़ापे की तकलीफों को बेटे विनीत ने कितना हल कर दिया है। और ये भी लड़का भी अच्छा है, बहू भी अच्छी है, पोते भी हमारे अच्छे हैं, मिल के जाते हैं हमारे को। विनीत अब ये संस्कार अपने बेटों में भी दे रहे हैं। अव्वल तो वो जल्दी माँ बाप के पास से हटते नहीं, अगर हटना भी पड़ा तो बेटे को जिम्मेदारियां दे जाते हैं ताकि बेटे में भी सेवा का भाव बना रहे। कर्तव्य और कर्म की परिभाषा को अगर आप समझें तो ऐसे कि कुछ लोग पूरा जीवन माता पिता की सेवा में कर्तव्य समझकर अपनी पूरी ड्यूटी निभाते हैं, और कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये हमारा कर्म है और अच्छे कर्म करते हुए हमें अपना जीवन गुजारना है। शायद इन परिभाषाओं को समझने के बाद ही बहुत कुछ लोग ऐसे निकल के आते हैं जिन्हें हम कलयुग का श्रवण कुमार कहते हैं, जो अपना पूरा जीवन, अपना पूरा समय, अपना सब कुछ माता पिता की सेवा में इस कलयुग में देते हुए नजर आते हैं, और शायद सचमुच में वो कलयुग के श्रवण कुमार कहलाते नजर भी आते हैं। कैमरा पर्सन हिमांशु के साथ वरुण सिन्हा, गुड न्यूज टुडे के लिए। कंधे में एक डंडे के सहारे 2 टोकरी लटकाई, माँ बाप को उसमें बिठाया और तीर्थ यात्रा पर निकल गए। श्रवण कुमार का नाम आते ही दृष्टिहीन माता पिता और उनके आज्ञाकारी बेटे की याद आ जाती है, जिसने अपने माँ बाप की इच्छा पूरी करने के लिए पैसा ना होने पर पैदल ही तीर्थ यात्रा शुरू कर दी। आज जब हमारे समाज में बुजुर्गों के साथ हिंसा के मामले बहुत बढ़ रहे होते हैं और हम उनकी कहानियां सुनते हैं तो हमें लगता है कि हमने श्रवण कुमार को भुला दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज भी हमारे बीच ऐसे बेटे हैं जो अपने माता पिता के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। बात है 16 की, 2016 की। ये बात है कोई जुलाई के बाद की, जुलाई अगस्त की बात है, जब मेरे को, मैं एक दिन सो रहा था रात को, अचानक पसीना आके और ऐसा हो गया जैसे वो अधरंग सा मार जाता है ना, जैसे पैर नहीं उठ रहा है, हाथ नहीं उठ रहा था, पसीना आके। और फिर कम से कम आधा घंटे के बाद मैं थोड़ा सा ठीक हुआ उठने के बाद, और फिर बच्चे मेरे को हॉस्पिटल लेके गए सेंट स्टीफन। वहाँ मैं कम से कम 10 दिन एडमिट रहा। उसके बाद उन्होंने बताया था कि भाई क्रिएटिनाइन, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि किडनी ख़राब है। उन्होंने ये बताया भाई क्रिएटिनाइन आपका 6 के करीब है। वो मैं समझ नहीं पाया वो पूरी भाषा उनकी। उसके बाद मैं घर आ गया। घर आने के बाद फिर मेरे को फिर बुखार वगैरह होने लगा। बुखार नहीं टूटा मेरा। फिर उसके बाद डायलिसिस 2 महीने तक होती रही यहीं पे। उसके बाद हम गए मैक्स हॉस्पिटल। उन्होंने भी यही बताया कि भाई किडनी ख़राब है दोनों, अब इनका या ट्रांसप्लांट होगा इनका। इनकी डायलिसिस होती थी तो तड़पते थे ये, भाई बीपी लो होता था, ठंड लगती थी, मतलब ऐसी ठंड लगती थी गर्मी में कि बहुत ज़्यादा, तो उसका इंजेक्शन अलग से लगाते थे। गर्मी में ठंड लगती थी। ये जुलाई की बात है, ये 2 महीने जूझे उसके, तो हमसे देखा नहीं गया। अब किडनी कई जगह देखा, वही कोई मैच नहीं करती, कोई कुछ नहीं करता, क्या करें। फिर परमिशन नहीं थी उसकी, भाई किसी दूसरे आदमी की किडनी बगैर परमिशन के ले नहीं सकते। तो ये बेटा कहने लगा कि मैं किडनी दूंगा। मैंने इसको कहा कि भाई मैं तेरी किडनी नहीं लूँगा। ये पीछे पड़ा रहा मेरे को। फिर कई बार हॉस्पिटल लेके गया, डॉक्टर सुनील प्रकाश से बात करता रहा कि मैं दूंगा इसकी किडनी। तो मैंने कई बार धमका भी इसको, मना भी किया, फिर ये माना नहीं। मेरी तो जिंदगी जितनी थी जी लिया मैं, इसकी भी जिंदगी क्यों खराब की। ये सोच के मैं मना करता रहा इसको।
लेकिन आखिर इसने जिद लगा ली। फिर मुझे भी अग्री होना पड़ा। ये तो सुना ही नहीं कि उन्होंने कहा कि मैं बोलने वाला हूँ कि मैं किडनी दूंगा, तो उन्होंने भाई ये बात सुननी ही नहीं है क्योंकि इसका कोई तुक नहीं है, हमने लेनी ही नहीं है। तो धीरे धीरे बड़ी मुश्किल से उन लोगों को समझाया कि मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनको सिर्फ एक ही होता कि हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी जी ली है, अब तेरी ज़िंदगी तू 35 का है तो हम क्यों आपकी ज़िंदगी ख़राब करेंगे। भाई हमारा तो सब कुछ हो लिया, लेकिन आप तो अभी बहुत छोटे हो। तो इनको विश्वास दिलाया कि मुझे कुछ नहीं होगा, तो जब जाके इन्होंने हाँ करी, नहीं तो और लास्ट टाइम तक तो हाँ भी, लास्ट दिन तक हाँ नहीं थी। देख बेटी, मन तो राजी हुआ था, मेरा सुहाग बच जाएगा और बारखा का दादा बच जाएगा। अब पर बेटे की भी चिंता थी। दो बात थी ना मेरे साथ, दो बात थी भाई, बेटे की चिंता थी और खुशी भी थी भाई, बच्चा का दादा बच जाएगा, मेरा सुहाग बच जाएगा। तो उस बीच में हम बाहर जाते थे तो सब लोग बोलते थे, क्योंकि कॉलोनी में यही बात चल रही थी कि उनका बेटा उन्हें किडनी दे रहा है। तो बहुत सी आंटियां मेरे को बोलती थी, अंकल मिलते थे मेरे को, बोलते थे बेटा तू क्यों दे रहा है, हमारी तो उम्र हो चुकी है। तो मैं उनको हंस के ही बोलता था कि हाँ ठीक है देखता हूँ। मतलब मैंने उनसे ज़्यादा आर्ग्यू किया नहीं, क्योंकि जो मुझे काम करना है वो तो करना ही है, तो उनसे आर्ग्यू मैंने ज़्यादा किया नहीं। और भाई उनको भी हंस के ही टाल देता था। मैंने कहा ठीक है आंटी, ठीक है अंकल, मैं यही बोल के मैं आ जाता था। मैंने मना तो करया, अपर करया ऊपर ले मनता है। देख मैं झूठ तो बहुत कम बोल लूँ, क्यों बोल लूँ मैं झूठ कि कोई मेरा हाल फैसी दे। अपन न्यू था मन कई जगह सुन रहा कि कई जगह पूछी मैंने, मतलब पढ़े लिखे आदमी भी है रिश्तेदारी में, आके एक किडनी तो खूब जीजा आदमी, मैंने कई जगह पूछी। बहुत से लोग बोलते थे कि तेरे इनके फादर को लेनी नहीं चाहिए, बेटे की किडनी लेनी नहीं चाहिए। ये तो मना कर रहे हैं, स्टार्टिंग से ही मना किया है, लेकिन ये तो मेरी जिद थी ना कि हाँ भाई ज़िंदगी, क्योंकि तड़पते हुए कोई नहीं देख सकता अपने माँ बाप को। पता नहीं लोग कैसे देख लेते हैं, लेकिन हम तड़पते हुए नहीं देख सकते। एक्चुअली क्या था कि जैसे मेरा ऑपरेशन हुआ तो मैं हेल्दी एडमिट हुआ था, तो पहले किडनी निकाली तो मैं बिल्कुल ठीक था कि भाई मुझे बेशक कल छुट्टी दे सकते हैं। अचानक से 2 दिन बाद मुझे दर्द स्टार्ट हो गया, दर्द और फीवर, और मेरी हालत हो गई ख़राब। तो अंदर से कुछ छूट गया होगा, क्योंकि वो भी डॉक्टर ही हैं भाई, जानबूझ के तो कोई नहीं करता है। फिर उन्होंने रात को ही मेरा दोबारा ऑपरेशन किया, और उस ऑपरेशन के बाद मेरी हालत कुछ ज़्यादा ही नाजुक हो गई थी, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो ऑपरेशन करा, उसके बाद फिर रिकवरी हुई, और फिर मेरी मदर मुझसे मिलने के लिए आई। तो उन्होंने मेरी हालत देख के तो घबरा गई कि भाई तू तो आएगा ही नहीं अब, कि उनको तो ये लगा था ये तो गया। तो मैंने उन्हें भरोसा दिलाया कि मैं ज़रूर आऊँगा। ज़िंदगी से बड़ी चीज़ कुछ नहीं है, क्योंकि जब ज़िंदगी जाती है तो पैसा भी काम नहीं आता। तो अगर ज़िंदगी मिल रही है तो बहुत अच्छी चीज़ है कि कोई अगर, और ये तो हमारे माँ बाप हैं, इन्होंने हमें तो सब कुछ हमें दिया, तो क्या हम छोटा सा अंग नहीं दे सकते? वैसे तो मुझे फ़ख्र है इस पे, मैं भी हल्दी हूँ, ये भी हल्दी है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ठीक है, जिंदगी भर से भी कुछ ज़्यादा ही मिल गया। एक तरह से मेरे को दोबारा ज़िंदगी मिल गई। 50 साल हो गए शादी ने, इनके बारे में भी सोचू थी भी जीने चाहिए, और वे भगवान ने दोनों सफल कर दी, बेटा भी बच गया और मेरा पति भी बच गया। हम लोगों को ये लेके आए भाई, हम लोगों को यहाँ तक लेके आए, और स्वार्थ तो यही था कि ये अगर हमारे परिवार में हेड बने हुए हैं और हेड हैं, हमें अच्छी शिक्षा देते हैं, हमारे संस्कार यही हैं, तो अगर ये होंगे तो सब कुछ होगा। भाई ये चले जाएंगे, अगर हम भटक जाएंगे तो ज़िंदगी वैसे भी ख़राब है ना हमारी। तो भाई ये अगर हमें शिक्षा अब अच्छी दे रहे हैं तो अब सब कुछ ठीक है, जो दिल से करो तो ऊपर वाला देखता है। तो ऐसा सोचने का तो मतलब है, क्योंकि नेगेटिव पॉइंट आएगा तो फिर वो नेगेटिव होगा।
हमेशा पॉजिटिव लेके चलो, तो पॉजिटिव लेके चला मैंने, क्योंकि इन्होंने अपने माँ बाप की सेवा करी तो इन्होंने करी तो मैं कर रहा हूँ। तो ये तो नियति है हमारे भारतीय का संस्कृति है कि अगर आप अपने माँ बाप की सेवा करोगे तो आप, इन्होंने अपने माँ बाप की सेवा करी है, हमने देखा इन्होंने अपने माँ बाप की कैसे सेवा करी, तो उसी पे तो हम चलेंगे ना। बच्चों को अपने माँ बाप के लिए सोचना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। जैसे मेरे बच्चे ने किया है, ऐसे औरों के बच्चों ने भी करना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा, सब लोगों ने ऐसे ही रिश्ते निभाने चाहिए। राज कपूर साहब की फिल्म का एक गाना याद आ गया, मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी जले बहार के लिए, वो जिंदगी रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हमी में नाम प्यार का, जीना इसी का नाम है। जिंदगी के इसी जज्बे की कुछ और कहानियां छोटे से ब्रेक के बाद। अब हम आपको एक दोस्त की श्रवणगिरी दिखाते हैं। जब कोरोना में बच्चे अपने माँ बाप तक से दूर भाग रहे थे, उस समय एक दोस्त ने अपने दोस्त के लिए जान की बाजी लगा दी। कोरोना से संक्रमित होकर अकेले पड़ गए दोस्त की मदद के लिए वो आगे आया और उसके साथ 2 महीने तक रहा बिना किसी डर के, ताकि उसे कोरोना हो भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखते हैं। चंद महीने पहले की इस तस्वीर में एक ऐसी कहानी है जो दोस्ती के रिश्ते की बुनियाद में चमकते पत्थर से कम नहीं है। अच्छे से एकदम बहुत बढ़िया से, बहुत बढ़िया एकदम ऐसे खींचा जा, तो के अंदर उधर महसूस हुई, मन दिमाग शांत करवा, एकदम अच्छा होगा। मुसीबत में मुंह मोड़ लेने वालों से अलग जान की बाजी लगा देने वाली कहानी है। दोस्ती की मिसालों में ये नया नाम जुड़ा है, प्रयागराज के अभिषेक सिंह और स्वतंत्र सिंह का। इसमें एक दोस्त ने अपनी जान की परवाह न करते हुए दूसरे दोस्त की जान बचाई। बढ़िया से, हाँ, भरोसा है ना मेरे पे, हाँ, भरोसा है तो फिर एकदम बढ़िया से करा, जरा सांस खींचा आराम से अंदर, बढ़िया से बोलिए, ओम, दिमाग को ठंडा करा अपने। तेरे लिए जान भी हाजिर है यार। ये एक जुमला है, हकीकत नहीं। ये किसी के लिए भी सच हो सकता है, पर स्वतंत्र के लिए नहीं। इनके दोस्त अभिषेक ने यह साबित कर दिखाया। अभिषेक ने अपने दोस्त की जान तो बचाई ही, अस्पताल में मौजूद दूसरे लोगों की सेवा करने में भी पीछे नहीं रहे। अस्पताल जाने के बाद दोस्त और दूसरे लोगों की मदद अभिषेक करते रहे। वो पाइप, हाँ, शुक्रिया। फिट होता है, उठा जाता है एकदम, है ना? मन बढ़िया से रखो बस, अच्छे से, एकदम शांत साथ, ये दोनों चलाओ, छोड़ो नहीं, हाथ से चढ़ाइए, अच्छे से, ऐसे ऐसे, और सांस गहरी लीजिए और गहरी सांस छोड़िए। अपने दोस्त स्वतंत्र की जान बचाने के लिए अभिषेक ने अपने घर वालों की नहीं सुनी। उन्होंने बस देखा तो अपने दोस्त का वो चेहरा जो उन्हें इलाज तक रुक जाने के लिए गुहार लगा रहा था। 24 घंटे दोस्त का साया बन गए अभिषेक। यकीन मानिए, अभिषेक की सेवा उनके दोस्त स्वतंत्र को मौत के मुंह से खींच लाई। अभिषेक ने जिस वक्त स्वतंत्र को अस्पताल में भर्ती कराया था, तब उनकी ऑक्सीजन पल्स 35 थी। तभी तो स्वतंत्र खुद को अपने दोस्त का कर्जदार मानते हैं। ठीक हो रहा है, एकदम बढ़िया हो रहा है, कोई बीमारी नहीं है, दिमाग की टेंशन है बस, और टेंशन फ्री कर रही है, दिमाग को फ्री करिए, एकदम अच्छे हो जाएंगे, है ना? मित्र अभिषेक भाई जैसा हो और ऐसा मित्र सभी को मिले जो कि हर पल, हर दुख, हर सुख में खड़ा रहे। कोविड के समय में कोई किसी के साथ
बैठना उठना नहीं चाह रहा था। उस समय वार्ड में हमारे, जो कि कोविड वार्ड में कोई जाना नहीं चाह रहा था, उस समय अभिषेक भाई ने 24 घंटे मेरे साथ रह के मेरा साथ दिया, हर पल हमारे साथ बने रहे। अभिषेक के लिए भी ये आसान नहीं था। संक्रमण ने रिश्ते तोड़ दिए थे, खून के रिश्ते बदल चुके थे, फिर ये तो दोस्त थे। पर नहीं, अभिषेक ने किसी चीज की परवाह नहीं की, यहां तक कि घर वालों की बातों को भी नजरअंदाज किया। बस एक चीज थी दिमाग में कि दोस्त को बचाना है। मित्र के साथ और सारे कोविड जितने भी पेशेंट थे मैं उनके साथ रहता था, लेकिन मुझे कोविड पॉजिटिव में नहीं हुआ। पूरे हिंदुस्तान के युवाओं से कहना चाहूँगा कि अपने अंदर की मानवता को मरने मत दीजिए। जितना हो पाए, जिससे भी जहाँ जिस तरीके से हेल्प हो पाए उसकी हेल्प करिए। मॉडर्न लाइफ में दोस्ती भी अब जरूरत बन चुकी है। दोस्ती भी नाप तौल कर निभाई जाती है। जान बचाने के लिए जान पर खेलना सिर्फ शिगुफा ही है। ऐसे में अभिषेक का अपने दोस्त के लिए यह समर्पण फिर से एक सबक सिखा रहा है रिश्तों की अहमियत का। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पति पत्नी का रिश्ता भी हमारे समाज में एक अजीब सा है। 7 जन्म साथ रहने की प्रार्थना करते हैं। पत्नियां पतियों के लिए उपवास भी रखती हैं। अपने पति की रक्षा में पत्नियां कुछ भी कर सकती हैं। ऐसी बहुत कहानियां हैं जिसमें पति अपनी पत्नी के लिए और पत्नी अपने पति के लिए पूरी उम्र बड़े से बड़ा कष्ट उठाती है। एक पत्नी की श्रवण कुमार गिरी की कहानी आपको दिखाते हैं, चलिए देखिए। मध्य प्रदेश की चंद्रकला पाटीदार ने अंग दान कर अपने पति के प्राण बचाए। अपने सुहाग को बचाने की खातिर चंद्रकला ने अपने पति को अपनी एक किडनी दी है। पति के लिए पत्नी का बलिदान सामान्य हालात में नहीं है। इसके लिए मेडिकल साइंस को भी चुनौती दे डाली। ब्लड ग्रुप मैच न होते हुए भी पत्नी की किडनी पति लक्ष्मण पाटीदार को ट्रांसप्लांट कर एक नया रिकॉर्ड भी इस मामले में बनाया गया है। ये बीमार हुए थे जनवरी में, इसकी हालत देखती नहीं जा रही थी अपनी। मम्मी ने बोला कि मैं दे दूं, उनकी क्या है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ गई। फिर पापा ने बोला कि वे तो मम्मी की तो मतलब हो गई प्रॉब्लम आ गई। मैंने बोला वो मैं दे दूंगी। किसने भी हिम्मत नहीं दी, मेरी मर्जी से हिम्मत करी। चंद्रकला और उनके पति लक्ष्मण मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। लक्ष्मण किसान हैं। जनवरी में खेत पर काम करते हुए तबीयत खराब हो गई। अस्पताल में डॉक्टरों को दिखाया तो पता चला कि दोनों किडनी खराब हो चुकी। इलाज के साथ ही डॉक्टरों ने साफ कर दिया कि अब किडनी ट्रांसप्लांट ही आखिरी रास्ता है। ऐसे में परिवार में मां और पिता दोनों ने किडनी देने की इच्छा जताई, लेकिन बात बनी नहीं। फिर पत्नी चंद्रकला ने किडनी देने का फैसला किया। दोनों गुजरात के नादियाड जिले के मशहूर किडनी अस्पताल पहुंचे, जहां तमाम मुश्किलों के बाद पत्नी के जरिए ये ट्रांसप्लांट हुआ। और हमारे पास जो अवेलेबल डोनर है वो उनकी वाइफ थी, बट उनकी वाइफ और इनका ब्लड ग्रुप काफ़ी अलग था। सो अभी तो हम दूसरे ब्लड ग्रुप का ट्रांसप्लांट काफ़ी टाइम से कर रहे हैं और उसमें सक्सेस भी पहले से काफ़ी बेहतर है। हालांकि हम पेशेंट को प्रमोट नहीं करते कि आप रेगुलरली दूसरे ब्लड ग्रुप के ट्रांसप्लांट के लिए जाएं, बट जब कोई ऑप्शन नहीं होता है तो ये एक ऑप्शन है कि जिसमें दूसरे ब्लड ग्रुप का भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास 2 चुनौती थी, एक तो ब्लड ग्रुप भी अलग था और वाइफ किडनी दे रही, मतलब पेशेंट की पत्नी किडनी दे रही थी, जो वैसे भी उनके साथ में खून का रिश्ता नहीं होता है तो मैचिंग भी नहीं होता है। बट बिकॉज टेक्नोलॉजी हमारे पास है, काफ़ी टाइम से हम ये कर रहे हैं, तो प्रोटोकॉल स्टील प्रोटोकॉल की वजह से ये ट्रांसप्लांट हम कर पाए। चंद्रकला और लक्ष्मण के बच्चे अभी छोटे हैं, लेकिन चंद्रकला इस बात से खुश हैं कि उनकी किडनी से पति की जान बच सकी।
चंद्रकला मानती हैं कि पिता के न रहने पर जो जिम्मेदारियां उनके कंधों पर आती, अब वो दोनों मिलकर बांट लेंगे। पति लक्ष्मण भी पत्नी की भावनाओं को समझते हैं। चंद्रकला ने अपने पति की जान बचाकर वही किया है जो एक औरत अपने सुहाग को बचाने के लिए करती है। व्रत, पूजा, अर्चना से वो जहां लंबी उम्र की दुआ मांगती है, तो अंगदान करके ऊपर वाले से जीवन भी। नादियाड से हितली शाह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। फिर मिलेंगे ऐसी ही भावना और कहानियों के साथ। आपके पास भी अगर ऐसी कोई कहानी हो तो स्क्रीन पर दिख रहे ईमेल एड्रेस पर जरूर भेजें। क्या यूरोप की गैस सप्लाई रोककर पुतिन मनाएंगे विक्ट्री डे? रूस की हाइपरसोनिक मिसाइलों को कैसे राख करेगा ब्रिटेन? क्या यूक्रेन को खुफिया जानकारी दे रहा है अमेरिका? शुभ मंगल सावधान, देखिए रात 10 बजे। कल यानी कि शुक्रवार सुबह 6:25 पर केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएंगे। केदारनाथ धाम की यात्रा को लेकर शिव भक्तों में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। केदारपुरी दर्शन के लिए तैयारी भी पूरी हो चुकी है। प्रशासन ने भी तीर्थ यात्रियों की सुविधा का पूरा ध्यान रखा है और इस बार यात्रा को लेकर कुछ नए नियम कायदे बनाए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं की यात्रा आसान हो। हर ओर बाबा केदार का जयकारा। हर ओर बम बम भोले की गूंज। सज चुका है बाबा केदार का दरबार। कपाट खुलने की शुभ घड़ी का इंतजार। चंद घंटे रह गए हैं जब भगवान भोलेनाथ के पवित्र धाम केदारनाथ मंदिर के कपाट दर्शन के लिए खोल दिए जाएंगे। तैयारियां पूरी हैं। कोरोना काल की सभी पाबंदियों के हटने के बाद इस बार जहां भक्तों का जोश हाई है, बाबा केदार की पंचमुखी उत्सव डोली अपने अंतिम रात्रि प्रवास के लिए गौरीकुंड के गौरा माई मंदिर पहुंच गई है। यहां से बाबा की उत्सव डोली अपने ग्रीष्मकालीन प्रवास के लिए केदारनाथ पहुंचेगी, जहां मंदिर के कपाट सुबह 6:25 पर आम श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिए जाएंगे। रात्रि विश्राम के बाद भगवान शंकर की प्रतिमा को सुबह तप्त कुंड में स्नान कराया जाएगा। इसके बाद भगवान शंकर और मां गौरा की प्रतिमा का अभिषेक किया जाएगा। पूजा पाठ और आरती के साथ ही भगवान शंकर और मां गौरा को भोग लगाया जाएगा। इसके बाद डोली केदारनाथ मंदिर के लिए रवाना हो जाएगी। कपाट खुलने के साथ ही केदारनाथ धाम की पवित्र यात्रा भी शुरू हो जाएगी। बाबा के दर्शन करने आने वाले यात्रियों की सुविधा का खास ख्याल रखा जा रहा है। बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने के दिन यानी 6 मई से ही केदारनाथ धाम में हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू हो रही हैं।
इस बार 9 हेली सेवाओं के जरिए गुप्तकाशी, जाखधार, फाटा, बड़ासू, शेरसी और सोनप्रयाग के भक्तों को लेकर केदारनाथ के लिए उड़ान भरेंगे। बाबा केदार के दर्शन के लिए आए भक्तों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसे देखते हुए इस बार टोकन व्यवस्था की गई है। इससे यात्रियों को लंबी लाइन में इंतजार नहीं करना पड़ेगा। टोकन नंबर को डिस्प्ले करने के लिए मंदिर परिसर में कई स्क्रीन लगाई जा रही हैं। यात्रियों को MI-26 हेलीपैड पर ही टोकन दिए जाएंगे। इसके लिए पुलिस, होमगार्ड और DDRF के जवान तैनात रहेंगे। प्रत्येक कूपन का अलग कोड नंबर होगा। यात्रियों की संख्या के हिसाब से टोकन का वितरण होगा। अनुमान है कि मई के आखिरी सप्ताह से जून दूसरे सप्ताह तक यात्रियों की संख्या प्रतिदिन 30,000 से 35,000 हो सकती है। केदारनाथ मंदिर के 2 दिन बाद 8 मई को सुबह 6:25 पर बद्रीनाथ मंदिर के कपाट भी खोल दिए जाएंगे। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खोलने से पहले तैयारी जोर शोर से चल रही है। कोविड काल के बाद पहली बार बिना पाबंदियों के शुरू हो रही चारधाम यात्रा को हाईटेक बनाने के लिए प्रशासन और सरकार पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। इस बार चारधाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों को अपना पंजीकरण कराना जरूरी होगा। साथ ही यात्रियों को सुरक्षा के मद्देनजर एक हाईटेक हैंडबैंड दिया जाएगा। जो यात्री मोबाइल ऐप से अपना पंजीकरण कराएंगे, उनके मोबाइल पर QR कोड आएगा। हैंडबैंड को स्कैन करते ही प्रशासन, पुलिस और संबंधित विभागों को यात्री की पूरी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। बाबा केदारनाथ का ये धाम अपनी खूबसूरती के चलते हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है, लेकिन इस इलाके की भौगोलिक परिस्थितियां तीर्थयात्रियों की शारीरिक क्षमता की परीक्षा भी लेती हैं। समुद्र तल से 11,750 फीट की ऊंचाई पर मौजूद केदारनाथ धाम में कब मौसम किस करवट बदल जाएगा, ये कहना मुश्किल है। यहाँ पूरे सीजन ठंड का माहौल रहता है। जरा सी लापरवाही सेहत ही नहीं, जान पर भी भारी पड़ सकती है। प्रशासन ने केदारनाथ यात्रा पर आ रहे यात्रियों से स्वास्थ्य को लेकर एहतियात बरतने की अपील की है। एक सप्ताह से केदारनाथ में दोपहर बाद अक्सर बारिश हो रही है, जिससे इन दिनों काफी ठंड है। ऐसे में मैदानी क्षेत्रों से आने वाले श्रद्धालुओं को कई बार स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं भी होती हैं, लिहाजा सेहत का भी ख्याल रखना बेहद जरूरी है। बिना पंजीकरण यात्रा न करें और अपना हेल्थ चेकअप करा लें। डॉक्टर की ओर से लिखी गई दवाएं पर्याप्त मात्रा में रखें। गर्म कपड़े साथ में लेकर आएं। स्नो इफेक्ट कम करने वाले चश्मों का प्रयोग करें। हार्ट, श्वास रोग, मधुमेह, हाई एल्टीट्यूड संबंधी रोग से पीड़ित लोग विशेष सावधानी बरतें। धूम्रपान और मादक पदार्थों का सेवन न करें। गौरीकुंड से आगे बढ़ने से पहले हल्का योगाभ्यास करें। पैदल मार्ग पर तेज चलने के बजाय धीरे धीरे चलते रहें। इन बातों का ध्यान हर तीर्थयात्रियों को रखना चाहिए, भले ही वो किसी भी उम्र के क्यों न हो। तीर्थ यात्रा पर आने वाले यात्रियों की तबीयत बिगड़ने के जो मुख्य कारण हैं, वो भी जानना जरूरी है। बिना डॉक्टरी सलाह के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ट्रैकिंग, दिल की धड़कन तेज होने के बावजूद चलते रहना, पर्याप्त गर्म कपड़ों का उपयोग नहीं करना, पैदल मार्ग पर जंक फूड का सेवन। तो अगर आपने भी भोले के सबसे बड़े दरबार में हाजिरी लगाने और बाबा के दर्शन करने का मन बनाया है, तो सेहत से जुड़ी इन सावधानियों और सुझावों का ध्यान रखिए और भोले का जयकारा लगाइए। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। गौरीकुंड से शुरू हुई केदारनाथ धाम की 21 किलोमीटर की यात्रा में श्रद्धालुओं से पटी पड़ी है। लोग हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। दरअसल कोरोना काल के 2 साल बाद जब पहली बार शिव भक्त केदारनाथ धाम पहुंचेंगे तो बाबा का दरबार बदला बदला नजर आएगा। केदारनाथ धाम को संवार कर सुंदर बनाया गया है। कितनी बदल गई है केदारपुरी, देखिए इस रिपोर्ट में।
अलौकिक, चारों ओर विहंगम दृश्य, भव्यता को समेटे ये है केदारनाथ का दरबार। भगवान शंकर में आस्था रखने वाले श्रद्धालुओं को यहाँ कण कण में अपने आराध्य का एहसास होता है। ये मंदिर 3 ओर से ऊंची हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं से अलंकृत है। वहीं मंदाकिनी, मधुगंगा, क्षीरगंगा, सरस्वती और स्वर्ण गौरी नदियों का इसे सानिध्य मिला है। कोरोना की वजह से पिछले 2 साल से 4 धाम यात्रा रुकी रही। श्रद्धालुओं को केदारनाथ के दर्शन का बेसब्री से इंतजार था, जो अब खत्म हो चुका है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार देश के कोने कोने से श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंचेंगे। कोरोना काल के बाद जब शुभ भक्त केदारनाथ धाम पहुंचेंगे तो केदारनाथ धाम का दरबार बदला बदला सा नजर आएगा। केदार धाम को संवार कर सुंदर बना दिया गया है। आपदा के बाद से केदारनाथ धाम के पुनरुत्थान का काम किया गया। केदारनाथ धाम को सजाने संवारने के साथ साथ इसे जोड़ने वाली सड़कों और रास्तों का भी कायाकल्प कर दिया गया है। केदारपुरी का पुनर्निर्माण पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल है और अब केदारपुरी नए कलेवर में निखर चुकी है। नई केदारपुरी के निर्माण का काम करीब 90% पूरा हो चुका है। अपनी केदार धाम यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदि शंकराचार्य की मूर्ति के अनावरण समेत करीब 320 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया था, जिनमें आदि शंकराचार्य की समाधि, सरस्वती नदी पर घाट निर्माण, तीर्थ पुरोहितों के आवास, मंदाकिनी नदी पर सुरक्षा दीवार और गरुड़ चट्टी पैदल मार्ग पर पुल का निर्माण शामिल है। इस साल गुप्तकाशी से केदारनाथ धाम के बीच 9 कंपनियां हेलीकॉप्टर सेवा मुहैया करवा रही हैं। वहीं बीते कुछ सालों में पैदल पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी बेहतरीन सुविधाएं मुहैया करवाई गई हैं। रास्ते पहले से ज्यादा बेहतर हो चुके हैं। केदार धाम पहुंचने वाले रास्तों पर कई जगह हाईवे का निर्माण हो चुका है। कई जगहों पर ऑल वेदर हाईवे का भी निर्माण हो चुका है। पहाड़ पर अचानक मौसम खराब होने का खतरा बना रहता है, लिहाजा श्रद्धालुओं के लिए टेंट जैसी सुविधाएं तैयार की गई हैं। कड़ाके की ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं का जोश हाई रहता है। अब तक 2,50,000 से ज्यादा यात्री रजिस्ट्रेशन भी करवा चुके हैं। सबसे ज्यादा 1 लाख से ज्यादा यात्रियों ने बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है, जबकि 1,03,000 लोगों ने बद्रीनाथ के लिए। 2 वर्ष से आपको तो पता ही है कोरोना काल चल रहा था और उस कोरोना काल के अंतिम में माननीय देश के प्रधानमंत्री ने श्री केदारनाथ जी की यात्रा की थी और उस यात्रा काल में उन्होंने पूरे 12 ज्योतिर्लिंगों को पूरे देश में जो जोड़ने का काम किया था और जो संदेश दिया था धर्म के बारे में, तो वो एक ऐसा संदेश गया कि आज यात्रियों की संख्या यहाँ पर इतनी बढ़ गई है और जो भी यात्री यहाँ पर आ रहा है, भाई ये मोदी का केदार जहाँ हमको 8-8 घंटे ऋषिकेश से यहाँ आने में लगते थे, हम 5 घंटे में पहुँच रहे हैं। तो ये अपने में एक अद्भुत है और केदार को आगे बढ़ाने में पूरे विश्व पटल में ले जाने में जो मोदी जी का ये प्रयास है, तो ये उसका तो पूरा देश में सराहनीय और प्रशंसा कर दी जानी चाहिए और कर रहे हैं लोग। बीते 5 साल में 5 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केदारनाथ आना उनकी आस्था को दिखाता है। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने लगातार केदारनाथ के दौरे किए हैं और करोड़ों रुपए खर्च करके नई केदारपुरी बनाने का संकल्प लिया था, जिस पर लगातार कार्य किए जा रहे हैं। 5 नवंबर 2021 को पीएम मोदी केदार धाम गए थे। तब उन्होंने केदार धाम के गर्भगृह में करीब 15 मिनट तक पूजा अर्चना की थी और मंदिर की परिक्रमा कर भगवान शिव के प्रति अपनी आस्था प्रकट की थी। इस दौरान पीएम ने आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल पर उनकी प्रतिमा का अनावरण भी किया था। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से पीएम मोदी को जब भी समय मिलता है तो बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए चले जाते हैं। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी इस बार भी केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए आ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।